Hello students. So the topic which we are discussing is losses in transmission and distribution system. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और ये वाला टॉपिक मैं आपको एज असाइनमेंट दे रही हूँ, तो मैं आपको थोड़े से रिव्यू पॉइंट्स इसके इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और फिर आपने इसकी अपने आप कंपाइल करना है इस टॉपिक को। तो बेसिकली इस टॉपिक में सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप के लॉसेस के बारे में बताया गया है। तो दो टाइप के मेनली लॉसेस होते हैं, एक है टेक्निकल लॉसेस और एक है नॉन टेक्निकल लॉसेस। इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो हम दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आप अगर ये वाला पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द वीकेस्ट लिंक। ट्रांसमिशन losses are approximately 17%, while distribution loss is approximately 50%। 50% के करीब डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एंड 17% के करीब ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। एंड टू टाइप्स के दोनों ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो अभी हम सबसे पहले टेक्निकल लॉसेज के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ अब हम टेक्निकल लॉसेज स्टडी कर रहे हैं और टेक्निकल लॉसेज आपके टू टाइप्स के हैं, वो हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर परमानेंट टेक्निकल लॉसेस। तो ये परमानेंट टेक्निकल लॉसेस हैं, ये लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मींस करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दे डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू करंट। ओके, दे डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू करंट। एंड ये होते हैं आपके जैसे नॉइज़ और हीट की फॉर्म में जो ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं। सो आप बस इतना लिख सकते हैं दैट दीज लॉसेस डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द करंट, और इनके एग्जांपल्स आप नोट लिख देना। फॉर एग्जांपल योर कोरोना लॉसेस, लीकेज करंट लॉसेस, देन dielectric losses, open circuit losses, losses due to measuring instruments and continuous load of control elements। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्किट में कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एमीटर्स या वोल्ट मीटर्स लगाए हैं, तो उनमें जो लॉसेस हो रहे हैं, या जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो रहे हैं, आपकी इंसुलेशन में जो लॉसेस हो रहे हैं, या फिर ओपन सर्किट जो लॉसेस हैं जो कि करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कोरोना लॉसेस। तो ये लॉसेस लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, फिक्स्ड लॉसेस होते हैं। ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो ये आपके हैं परमानेंट लॉसेस। और सेकंड है आपका वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। तो वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस ये करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, I/R के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप फर्स्ट सेंटेंस से नोट कर सकते हैं दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, एंड वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस आपके फॉर एग्जांपल जूल लॉसेस इन लाइंस इन ईच वोल्टेज लेवल। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हैं I/R लॉसेस जो होते हैं आपके, ठीक है, दे आर योर वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। तो रेजिस्टेंस, आपकी लाइन की रेजिस्टेंस में भी जो रेजिस्टेंस तो आपकी लाइन की भी हो सकती है, और इम्पीडेंस लॉसेस भी आपकी I/Z लॉसेस हो जाएंगी, जहाँ पे टोटल Z कंसीडर होगा। आफ्टर लॉसेस कॉज बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, अब जो आपके दो ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स की जो रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट जो दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है उसको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो लॉसेस हो रहे हैं दोज
आर योर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेज। तो आप आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर एस जेड लॉसेज और लॉसेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने टेक्निकल लॉसेज स्टडी कर लिए। 2 टाइप के टेक्निकल लॉसेस हमने स्टडी किए। फिक्स टेक्निकल लॉसेस जो कि लोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, मतलब करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और वोल्टेज फिक्स होती है। और नेक्स्ट है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर लोड कम है तो वो कम होंगे, लोड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होंगे। लोड का मतलब करंट से ही होता है, तो करंट अगर ज़्यादा है तो ये लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सो क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप को इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हैं मेन रीजंस फॉर टेक्निकल लॉसेस। तो मेन रीजंस हैं आपके ड्यू टू लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड अगर ज़्यादा लंबी लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तो भी लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आपकी कम वोल्टेज पे होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपकी हाई वोल्टेज पे होती है आपकी, और डिस्ट्रीब्यूशन कम वोल्टेज पे होती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। तो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना कम हो उतना ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लो वोल्टेज पे होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन, और लो वोल्टेज पे करंट ज़्यादा होता है फॉर सेम पावर। आपने पहले भी स्टडी किया होगा कि क्यों हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं। इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन आस्क। आफ्टर दैट वी हैव इनएडिक्वेट साइज ऑफ कंडक्टर्स। अगर कंडक्टर्स का साइज़ कम है, राइट, अगर कंडक्टर का साइज़ कम है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर साइज़ कम है तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लॉसेस होंगे, तो आपको एडिक्वेट साइज़ करना है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में एक एक सेंटेंस आप इनका नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अवे फ्रॉम लोड सेंटर्स। तो अगर लोड के नज़दीक ट्रांसफार्मर नहीं है, दूर है, तो ट्रांसफार्मर से लेके लोड तक जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे, क्योंकि वो आपकी लो वोल्टेज पे होगा तो उस पर आपके ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को लोड सेंटर्स के जितना नज़दीक हो सके वहाँ पे आपको रखना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कम से कम हो। तो आप इसको भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लो पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर लो पावर फैक्टर होगा then also your distribution losses will be more, because we know that your power is equal to VI cos थीटा। तो अगर आपका पावर फैक्टर कम है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कम है, तो वोल्टेज की वैल्यू तो हमने फिक्स रखी है, तो करंट की वैल्यू सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करंट ज़्यादा लेगा आपका लोड। अगर पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा लेगा। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, इसलिए अगर पावर फैक्टर कम है तो भी आपका लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो एक बार मैं इन्हीं लॉसेस को एक बार बता देती हूँ आपको। लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी तो वोल्टेज कम होगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, और करंट ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर और लॉसेस ज़्यादा होंगे। इनएडिक्वेट साइज़ ऑफ कंडक्टर्स के लिए भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर और लॉसेस ज़्यादा होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अवे है तो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे। एंड लो पावर फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रीजंस के लिए। तो आफ्टर दैट वी हैव बैड वर्कमैनशिप। बैड वर्कमैनशिप का मतलब है
कि अगर आपके जॉइंट्स हैं कहीं पे भी, ठीक है, वो आपके जो भी वो वर्कर्स हैं या कहीं पे आपकी स्प्लाइसिंग हो रखी है या दो जॉइंट्स होने हैं किसी पॉइंट पे, तो वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर वो ढंग से जॉइंट नहीं किया होगा तो भी वहाँ पे जॉइंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इन दोनों के बीच में, और वहाँ पे आपके लॉसेस हो सकते हैं और हीटिंग हो सकती है अननेसेसरी। तो बैड वर्कमैनशिप नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके उतने जॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए और प्रॉपर जॉइंटिंग टेक्निक्स यूज़ होने चाहिए टू एंश्योर फर्म कनेक्शंस। सो नेक्स्ट है फीडर फेज़ करंट एंड लोज बैलेंसिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो तीनों फेजेस हैं आपके, ठीक है, आर वाई एंड बी फेजेस, इन तीनों में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लोड सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक फेज़ में। तो मतलब कुछ लोड्स आप आर में लगाइए, कुछ वाई में और कुछ बी में, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि तीनों में जो करंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहे। तो ये दिन में वेरी कर जाता है कभी कभी, ठीक है, डिफरेंट टाइम में वेरी कर जाता है। तो उसके लिए हम एडिशनल स्विचेस लगा सकते हैं फॉर अप्रोप्रिएट लोड ट्रांसफ़र। पूरे नेटवर्क में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन नेटवर्क में आप स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, दिस में रिक्वायर एडिशनल स्विचेस बिटवीन फीडर्स टू अलाउ फॉर अप्रोप्रिएट लोड ट्रांसफ़र। तो अगर तीनों में ही बराबर लोड होगा तो तीनों की जो वोल्टेज मिल रही है आपको, टर्मिनल वोल्टेज, उनमें वो भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, सेम ड्रॉप हुआ होगा तीनों में, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी होती है, क्योंकि तो इस कारण टर्मिनल पे वोल्टेज तीनों में बराबर मिलेगी। अगर अनबैलेंस्ड है तो तीनों में डिफरेंट ड्रॉप्स होंगे और टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो अलग अलग मिलेगी तीनों में। तो इसके कारण जो अगर 3 फेज़ कस्टमर है, ठीक है, जिस कस्टमर को तीनों फेजेस चाहिए, कोई इंडस्ट्री है, कोई मशीन है, तो वहाँ पे फिर उसको अनबैलेंस मिल जाता है अगर आपकी लोड बैलेंसिंग नहीं हुई है। तो हमें चाहिए कि हम तीनों फेजेस में लोड को जितना हो सके उतना बैलेंस करें। आफ्टर दैट वी हैव लोड फैक्टर ऑन लॉसेस। तो लोड फैक्टर के बारे में आपको बता देते हैं। नाउ इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना। हम ऑलरेडी भी लोड फैक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको लोड कर्व्स के बारे में बताया, जो कि लोड यूज़ पैटर्न बताता है आपके पूरे दिन का, ठीक है। कैसी भी शेप हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आपकी इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है। तो कैसे दिन में क्या एनर्जी यूज़ पैटर्न है वो है। तो यहाँ एक एक्सिस पे एनर्जी है और इधर टाइम है और इसका ग्राफ है। तो जो लोड फैक्टर है वो होता है एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इधर। तो अब लोड फैक्टर एवरेज अपॉन पीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज अपॉन पीक। तो अगर पीक वैल्यू ज़्यादा है, राइट, तो लोड फैक्टर की वैल्यू कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीक वैल्यू है। और अगर पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू के ही बराबर है, सपोज़ एक ग्राफ आपका ये है, ये वाला दिस वन, और एक ग्राफ मैं इस तरह से बना रही हूँ, सॉरी, जिसमें कम वेरिएशन है इस तरह का। तो इस वाले सेकंड वाले ग्राफ में जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस ग्राफ में, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू इतनी है और इसकी एवरेज वैल्यू आपकी कुछ इतनी तक होगी। तो पीक और एवरेज वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें, फर्स्ट वाले ग्राफ की,
तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू सपोज़ इतनी आती है, ठीक है। अगर हम एक एवरेज निकालें पूरे दिन की तो इतनी आएगी, और इसकी पीक वैल्यू हाई है। तो इस केस में जो एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू ज़्यादा है, राइट, तो इसका लोड फैक्टर जो होगा वो कम होगा। और इस केस में जो लोड फैक्टर है वो एवरेज अपॉन पीक वैल्यू होगी। तो इस केस में एवरेज वैल्यू आपकी पीक वैल्यू जो है वो कम है, और नियरली एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो लोड फैक्टर जो है वो इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से ये तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लोड फैक्टर है दैट इज़ वो होता है एवरेज अपॉन पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू तो एवरेज से हमेशा ज़्यादा ही होगी, ठीक है। पीक वैल्यू इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन एवरेज वैल्यू, ये तो पक्की ही है बात। तो लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा अगर पीक वैल्यू ज़्यादा है एवरेज वैल्यू से, तो आप देख लीजिए डिनोमिनेटर में ज़्यादा फैक्टर आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन तो 1 होगी ही, ठीक है। 1 के इक्वल तो तभी होगी जब एवरेज और पीक दोनों सेम है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एक बात तो ये याद रखने की है। दूसरी बात कि अब लोड फैक्टर की वैल्यू इट मीन्स आपकी 0 to 1 वेरी करेगी, ठीक है। 1 लोड फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू जो लोड फैक्टर की होगी वो 1 के बराबर होगी, और कब होगी, इट मीन्स जिस वक्त एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर है, ठीक है। उस टाइम लोड फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, और उस टाइम जो ग्राफ है मीन्स वो इस तरह का बनेगा, मतलब कि सारे दिन आपका कांस्टेंट लोड है, तो उस टाइम लोड फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। और अगर पर ऐसा तो होता नहीं है, लोड तो वेरी करता ही है। तो जो पीक मैक्सिमम वैल्यू है जब भी वो एवरेज से तो ज़्यादा ही होगी, तो लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, राइट। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि लोड फैक्टर की वैल्यू डिज़ायर्ड होती है हमें कि जितना नियरली 1 के इक्वल हो सके उतना अच्छा है, एज़ नियर टू 1, ठीक है। मतलब इट इज़ डिज़ायर्ड कि लोड फैक्टर की वैल्यू, लोड फैक्टर शुड बी हाई, इट इज़ डिज़ायर्ड, इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो लोड फैक्टर की वैल्यू वेरी तो करती है आपकी 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब 1 के नज़दीक होनी चाहिए जितना हो सके, मतलब 0.9, ठीक है। मतलब 1 के जितना नियर होगा उतना ही ज़्यादा हमें डिज़ायर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोड यूज़ कर्व है वो, अगर मान लो, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि दो आपके अगर कर्व्स हैं, वन इज़ दिस कर्व एंड अदर वन इज़ दिस कर्व, तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इस वाले में। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हो सकता, सपोज़ थोड़ा तो वेरिएशन होगा ही, तो मैं इस तरह से शो कर देती हूँ, इस तरह का है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है ये, ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो अब पावर प्लांट तो आप मैक्सिमम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे, तो बाकी टाइम जो है नॉन पीक आवर्स में तो आपकी एक तरह से वेस्टेज हो रही है, मतलब आपने इतने हाई इन्वेस्टमेंट कर ली बट उसका यूज़ तो कुछ ड्यूरेशन के लिए ही, इतने टाइम के लिए ही यूज़ हो रहा है, बाकी टाइम में तो कम एनर्जी है। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके लोड को शिफ्ट कर सकें, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लोड शिफ्टिंग हम कर सकें उतना बेटर है। लोड शिफ्टिंग से क्या होगा कि हमारा लोड फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा। अगर हम इसकी लोड शिफ्टिंग कर दें, इसको नॉन पीक आवर्स में कुछ कर दें और इसको कर्व को हम कुछ इस तरह से बना दें, तो उस केस में आप देख सकते हैं हम बैलेंस्ड है, तो
फुल कैपेसिटी पे, ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे आप अपने पावर प्लांट को रन कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी कुछ टाइम पे। तो अब इस, और अगर ग्राफ इस तरह का होगा तो हमने देखा इस तरह के ग्राफ के लिए लोड फैक्टर आपका की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज अपॉन पीक वैल्यू, और इस केस में एवरेज और पीक वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑब्वियसली पीक वैल्यू ज़्यादा ही है एवरेज से, तो लोड फैक्टर की वैल्यू एज़ नियर टू 1 होगी, मतलब 0.9 हो सकती है, जितना 1 के नज़दीक होगी उतना ज़्यादा बेटर है। और इस केस में आपकी, क्योंकि पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और एवरेज वैल्यू कम है, तो इस केस में लोड, फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में लोड फैक्टर की वैल्यू जो है वो कम होगी, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें मतलब लोड फैक्टर को इम्प्रूव करना है, बोलने का मतलब ये है। सो देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं लोड फैक्टर वेरीज फ्रॉम 0 to 1। आप लोड फैक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज डिज़ायर्ड दैट लोड फैक्टर शुड बी हाई। ओके, हाई लोड फैक्टर डिज़ायर्ड होता है, ये आप सेंटेंस अपने आप लिख लेना। अब लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, देखो, लोड फैक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग कस्टमर्स टाइम ऑफ यूज़ ऑफ रेट्स, ठीक है। अगर टाइम ऑफ यूज़ ऑफ रेट्स दें तो नॉन पीक आवर्स में शिफ्ट कर लेंगे और ऑलमोस्ट आपके एवरेज और पीक वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा और लोड फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो लोड फैक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग टाइम ऑफ यूज़ ऑफ रेट्स, ठीक है, जिससे कि कस्टमर आपका अपने ऑफ पीक टाइम्स में एक्टिविटीज़ को शिफ्ट कर ले। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्मर साइजिंग एंड सिलेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर साइजिंग में आप जानते हैं कि जो आयरन लॉसेस हैं, आयरन लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के डिज़ाइन पे ही डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का हमने मटेरियल यूज़ किया है, क्या थिकनेस है लैमिनेशंस की, क्योंकि आयरन लॉसेस एक आपके एडी करंट लॉसेस हो सकते हैं, हिस्टैरिसीस हो सकते हैं। तो एडी करंट भी आपके डिपेंड करता है कि थिकनेस क्या है लैमिनेशंस की, और हिस्टैरिसीस लॉसेस डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है। तो ये जो भी आपकी ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन है, मतलब मटेरियल सिलेक्शन और जो उसकी साइज़ है ओवरऑल, उसके ऊपर आपका लॉसेस डिपेंड करते हैं, नो लोड लॉसेस। तो उसको आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना है। दूसरा, हमने अमरफस कोड ट्रांसफार्मर, तो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया था, अमरफस कोर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो आप बस इतना लिख दीजिए दैट योर नो लोड लॉसेस दे डिपेंड ऑन द डिज़ाइन एंड selection of core material of transformer, so careful selection of the material should be made. After that we have balancing 3 phase loads। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, सेम ही है, दोबारा बार बार आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं लिखना। एंड नेक्स्ट इज स्विचिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसमें है कि अगर कभी किसी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो डिमांड अगर ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ 2 ट्रांसफार्मर्स आर रिक्वायर्ड एट अ सबस्टेशन ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, पीक पीरियड्स में 2 ट्रांसफार्मर यूज़ हैं, एंड ओनली 1 माइट बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड, और एक की ही ज़रूरत है लो डिमांड के वक्त, तो अदर ट्रांसफार्मर मस्ट बी स्विच्ड ऑन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फिक्स्ड लॉसेस, ठीक है। मतलब दूसरे ट्रांसफार्मर को हम ऑफ़ कर सकते हैं जब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्विचिंग ऑफ कर सकते हैं हम ट्रांसफार्मर की जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस आप इधर लिख सकते हैं। और लास्ट जो है दैट इज़
unequal load distribution, and poor quality of equipments used in agriculture, pumping, air conditioners, industries. poor quality अगर equipment हम use करेंगे तो उससे भी आपका डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा। तो इन सभी रीजंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं।